नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से यूएवीज को ऑपरेट करने का फैसला किया जा रहा है और प्रेडेटर ड्रोन के बाद नेवी अभी अपनी विक्रांत क्लास की दूसरी वेसल में, जिसको IC-2 कहा जाएगा, उसमें यूएवीज को ऑपरेट करने का प्लान बना रही है, जो कि आने वाले 5 से 7 साल में ऑपरेशन होने वाली है। लेकिन जैसे कि ये एक स्की जंप कैरियर होने वाला है, तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई भी कन्वेंशनल और एग्जिस्टिंग ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इतने शॉर्ट रनवे में एक यूएवी को टेक ऑफ करना और लैंड करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगर हम यहाँ पर ईमल सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसमें से यूएवीज को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन अभी रॉयल नेवी की तरफ से सफलता के साथ अपनी कैरियर से मोजावे नाम के एक यूएवी को टेस्ट किया गया है, जिसे HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से आराम से टेक ऑफ और लैंड कराया गया था। और अब ये इसी क्लास का इकलौता ड्रोन है जो कि स्की जंप कैरियर से भी टेक ऑफ कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। इस यूएवी का लेंथ करीब 9 मीटर के आसपास और विंग स्पैन करीब 17 मीटर है और फुली लोडेड कंडीशन में इसका वेट करीब 1.5 टन के आसपास हो जाता है। अब इस ड्रोन की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इंडियन नेवी की तरफ से भी रॉयल नेवी के साथ इसको एक्वायर करने के लिए बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। और अब इस बात को हमारे नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो अभी रॉयल नेवी के साथ इस ड्रोन को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि इसको आगे चल के नेवी की तरफ से खरीदा जा सकता है। पहले ऐसे यूएवीज को सिर्फ IC-2 से ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन आगे चल के इसको INS विक्रांत से भी ऑपरेट करने के बारे में प्लानिंग की जा सकती है और इसके लिए INS विक्रांत में कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। अगला अपडेट रडार एब्जॉर्बिंग पेंट की तरफ से, जिसको नॉर्मली रैम कोटिंग कहा जाता है। अभी एक स्पेशल तरह का पेंट होता है जिसको अप्लाई करने के बाद रडार वेव्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे दुश्मन के रडार में हमारे एयरक्राफ्ट के डिटेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और रडार ऑब्जॉर्बिंग कोट की क्वालिटी जितना अच्छा होता है, ये उतनी अच्छे तरीके से रडार वेव को शो कर लेते हैं, जिस वजह से एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर उतना ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। पहले ऐसे रडार ऑब्जॉर्बिंग कोट को खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अभी इनका इस्तेमाल एग्जिस्टिंग 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी किया जा रहा है, जिससे इनकी RCS को भी रिड्यूस किया जा सकता है। अभी DRDO की तरफ से भी इंडिजिनस तरीके से इससे रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल को डेवलप किया गया था और स्पेशल पेंट की टेक्नोलॉजी को कुछ महीने पहले प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी शेयर किया जा रहा था, जिसके बाद इसको मास प्रोड्यूस किया जाएगा। और अभी पता चला कि इसको इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया। DRDO की तरफ से कंफर्म किया गया कि अब इन स्पेशल कोड को हमारी कुछ फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट में अप्लाई किया गया और इसकी टेस्टिंग किया जा रहा है और लगभग सभी MiG-29 UPG फ्लीट में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके रिजल्ट की बात करें तो उसको भी काफ़ी बढ़िया पाया गया है। अब इसे अप्लाई करने के बाद हमारी एयरक्राफ्ट की नॉर्मल RCS कितना रिड्यूस हो रहा है इसके बारे में तो कोई डाटा नहीं दिया गया, लेकिन पहले DRDO की तरफ से बात बताया गया था कि जो रडार ऑब्जर्विंग कोट इसको डेवलप किया गया था, ये करीब 90% के आसपास रडार सिग्नेचर को रिड्यूस कर सकता है, जिससे साफ होता है कि इसको अप्लाई करने के बाद हमारी जो नॉर्मल नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इनकी RCS काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। अगला अपडेट भारत की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंटली मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान DRDO के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बात बताया गया था कि अभी हमारी जो एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कुछ फर्दर चेंजेस को भी करने का फैसला किया जा रहा है। DRDO के मुताबिक अभी हम सफरान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जॉइंटली एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये जो इंजन होने वाला है ये एक 6th जनरेशन का इंजन होने वाला है, जिसे एमका के साथ साथ हमारी फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स की नीड्स को भी ध्यान में रखकर डेवलप किया जाएगा। अभी प्लान के मुताबिक इनिशियली एमका, तेजस MK2 और हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के इनिशियल यूनिट्स में भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सप्लाई किए गए GE414 INS6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अभी भारत में TOD के साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन बाद में एमका की Mark II वेरिएंट के साथ साथ जिस इंडिजिनस इंजन को अभी डेवलप करने का प्लान किया गया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस इंजन की जो थ्रस्ट आउटपुट था उसको अभी 110 किलोन्यूटन से 130 किलोन्यूटन के आसपास इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है।
डीआरडीओ के मुताबिक अभी जिस इंजन को फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर बनाने का प्लान किया जा रहा है, ये अब 75 किलोन्यूटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है और उस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा जिस वजह से इसमें आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के बाद ये आराम से 130 किलोन्यूटन की या उससे ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा, जो कि किसी भी हैवीवेट क्लास की फाइटर को भी पावर करने के लिए सफिशिएंट होने वाला है। और सिंगल इंजन कन्फिगरेशन में ये किसी भी मीडियम एयर क्लास की एयरक्राफ्ट को जैसे कि तेजस MK2 के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद ये भी कंफर्म किया गया कि तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप अभी अगले साल के अंदर ही तैयार होने वाली और 2025 तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को शुरू किया जाएगा और 2027 तक इसकी सभी फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आने वाले 2 सालों के अंदर इसकी वेपन ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा और इसकी कोई भी IOC वेरिएंट या FOC वेरिएंट मौजूद नहीं होने वाले और 2029 तक इसकी सभी वेपन ट्रायल को कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन के लिए तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें पहले से ही इसकी सभी वेपन पैकेज की वेपन्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अगला अपडेट सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरफ से है। अभी तक भारत के पास ऐसी कोई भी इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद होने की खबर हमको नहीं थी और हमारी जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम था उसमें निर्भय मिसाइल या LRLSM प्रोग्राम में कभी भी बात बताया नहीं गया था कि इनकी कोई सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, फिर इसको ऑपरेशनल किया जा चुका है। लेकिन सीक्रेटली डीआरडीओ की तरफ से एक सबसोनिक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को बनाया जा रहा था। अभी इसको लेके NI की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन में डीआरडीओ की तरफ से एक नई मिसाइल को डिस्प्ले किया गया था जिसका नाम सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल था। इस मिसाइल का रेंज करीब 500 किलोमीटर के आसपास है और इसे सबमरीन से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की डेवलपमेंट को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया था और अभी बताया जा रहा है कि इसके रिसेंट टेस्ट को फरवरी 2023 में कंडक्ट किया गया था, जो कि एक तरीके से इसकी डेवलपमेंटल टेस्ट था और इस दौरान इस मिसाइल ने लगभग 404 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक भी किया था और सभी पैरामीटर जो पहले सेट किए गए थे उनको अचीव भी किया गया था। अभी कुछ दिन पहले हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी हमारी तीनों सर्विस में सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडक्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था, जिसमें पहले हमको ये लगा था कि शायद अभी कोई सबसोनिक मिसाइल को हम इंपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास निर्भय मिसाइल जो है वो आर्मी और एयरफोर्स के पास मौजूद है, लेकिन इसकी कोई सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट हमारे पास मौजूद था या नहीं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अभी शायद हमारी इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को नेवी में इंडक्ट करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।